इस वीडियो में कोई गाली नहीं है, ना ही बीजेपी वर्सेस टीएमसी और ना ही कोई चिल्लाहट। फिर भी ये वीडियो अनकंफर्टेबल हो सकती है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल में चलते आ रहे पावर के सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ पावर का इस्तेमाल करना जानता है पर अकाउंटेबल और आंसरेबल नहीं है, क्योंकि सरकारें बदलती रही है पर पॉलिटिक्स का तरीका जरा भी नहीं बदला। कांग्रेस गई, सीपीआई आई, टीएमसी आई और कल को बीजेपी भी आ सकती है, पर पावर का कल्चर वहीं का वहीं रहा। आज हम चेहरों की नहीं, आज हम सिस्टम की बात करेंगे। ये कहानी 2026 इलेक्शन की नहीं है, ये है 1947 से चलती आ रही पॉलिटिक्स की कहानी। अब बंगाल को समझने के लिए दो आइडियाज को समझना जरूरी है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। पर ये आइडियाज बंगाल में बुक्स के थ्रू नहीं आए, ये आइडियाज आए ग्राउंड की प्रॉब्लम से। आजादी के बाद बंगाल में इनइक्वालिटी ज्यादा थी, जमीन कुछ लोगों के पास थी और काम करने वाले लोग ज्यादा थे। फैक्ट्री में मजदूर काम तो करते थे पर फायदा उन तक नहीं पहुंचता था। यही से कम्युनिज्म का आइडिया कनेक्ट करता है। सिंपल शब्दों में कम्युनिज्म कहता है अगर रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास ही रहेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा, इसलिए स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए। जमीन और रिसोर्सेज को फेयर तरीके से बांटना चाहिए ताकि फार्मर्स और वर्कर्स एक्सप्लॉइट ना हो। सोशलिज्म थोड़ा सॉफ्ट आइडिया है, ये रिवॉल्यूशन की बात कम करता है और वेलफेयर की बात ज्यादा करता है। सोशलिज्म कहता है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर सिटीजन को बेसिक चीजें मिले, जैसे खाना, एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब्स, चाहे उसके लिए मार्केट्स रेगुलेट करना पड़े या सब्सिडीज देनी पड़े। अब सवाल ये है, ये आइडियाज बंगाल में इतने पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि बंगाल में पीजेंट्स, लेबर, स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल क्लास ऑलरेडी रेस्टलेस थी, रेफ्यूजीज थे, जॉब्स कम थे और स्टेट सपोर्ट वीक था। इन आइडियाज ने लोगों को एक लैंग्वेज दी अपनी प्रॉब्लम समझाने की। इसलिए कम्युनिज्म और सोशलिज्म सिर्फ थ्योरी नहीं रहे, ये धीरे धीरे एक पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का बेस बन गया। आजादी से पहले ही कांग्रेस बंगाल में थी। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान लोगों ने सपोर्ट दिया और आजादी के बाद ऐसा लग रहा था कि अब सुधार आएगा। 1947 के बाद कांग्रेस सरकार बनी। बंगाल कोई आसान जगह नहीं थी। पार्टीशन के बाद लाखों लोग बंगाल आए, न घर न काम, ज्यादा प्रॉब्लम्स। कांग्रेस ने स्टेट को संभालने की कोशिश की पर ज्यादा ध्यान लॉ एंड ऑर्डर और पेपर वर्क पर था। मजदूर आंदोलन और स्टूडेंट पॉलिटिक्स बढ़ते गए और ग्राउंड से कांग्रेस का कनेक्शन कम हो गया। आजादी के बाद नेहरू ने सोशलिज्म को गाइडिंग आइडिया बनाया। इसी सोच के साथ कांग्रेस बंगाल में आई थी, लोगों को वेलफेयर और डेवलपमेंट का प्रॉमिस दिया, पर ग्राउंड रियलिटी सिर्फ प्रॉमिसेस से नहीं बदलती। इसी गैप में कम्युनिज्म और लेफ्ट आइडियाज लोगों के लिए ज्यादा रेलेवेंट हो गए। 1966 में बंगाल कांग्रेस का एक हिस्सा स्प्लिट हुआ और बंगला कांग्रेस बनी, जो लोकल इश्यूज और रेफ्यूजीज के हक के लिए ज्यादा एक्टिव थी। और इसी माहौल में जब कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हुई, लेफ्ट पॉलिटिक्स ने अपनी जगह बनाना शुरू की। लेफ्ट फ्रंट अचानक से पावर में नहीं आया था। इसे समझने के लिए 1970 से पहले का बंगाल समझना जरूरी है। पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान से लाखों रेफ्यूजीज बंगाल आए। 1967 का इंडिया पाकिस्तान वॉर या 1971 का बांग्लादेश वॉर, इन सब का इम्पैक्ट बंगाल पर पड़ा। वॉर्स के बाद रेफ्यूजीज का प्रेशर बढ़ता गया। कांग्रेस सरकार इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाई। लैंड एक्विजिशन को लेकर डिस्प्यूट्स हुए, फूड सिक्योरिटी बड़ा इशू था। रेफ्यूजीज को लगने लगा कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो आजादी से पहले भी बंगाल में थी, उससे 1964 में रेडिकल फैक्शन निकलकर सीपीआई-एम बना। ये कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और मजदूर और फार्मर्स के हक पर फोकस करते थे। 1967 में नक्सलबारी रेबिलियन हुआ। कुछ रेडिकल पीजेंट्स आर्म्ड स्ट्रगल्स में उतर गए। ये लेफ्ट मूवमेंट से अलग था और इसने बंगाल की पॉलिटिक्स में एक और लेयर ऐड करी। सीपीआई मार्क्सिस्ट ने रेफ्यूजीज से सीधी बात करी, उन्हें लैंड राइट्स, फूड सिक्योरिटी और लीगल प्रोटेक्शन का प्रॉमिस दिया। रेफ्यूजीज के इशू को पॉलिटिकल इशू बनाया गया। कांग्रेस ने कई जगह लैंड डिस्प्यूट्स में पुलिस फोर्सेस का यूज किया, इससे सिचुएशन और बिगड़ गई। रेफ्यूजीज का गुस्सा बढ़ता गया। सीपीआई मार्क्सिस्ट ने रेफ्यूजीज को मोबिलाइज किया, कोलकाता तक रैलीज निकली खाने और जमीन के हक के लिए। 1977 में 6 लेफ्ट पार्टीज ने मिलकर अलायंस बनाया। ये अलायंस कांग्रेस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन गया। ये पार्टीज थी सीपीआई-एम, सीपीआई, आरएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक, मार्क्सिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक, एसयूसीआई। 1977 में रेफ्यूजीज और जनता के सपोर्ट से सीपीआई-एम यानी कि सीपीआई मार्क्सिस्ट ने बंगाल में अपनी सरकार बना ली। इस सरकार ने शुरुआत में ग्राउंड लेवल रिफॉर्म्स पर फोकस किया। लैंड रिफॉर्म्स हुए, ऑपरेशन बरगा लाया गया, टेनेंट फार्मर्स को लीगल राइट्स मिले, पंचायती राज सिस्टम को डेमोक्रेटाइज किया गया, गांव के लेवल पर पावर ट्रांसफर हुई। इससे रूरल बंगाल में स्टेबिलिटी आई। लोगों को लगा कि पहली बार सरकार उनके साथ खड़ी है।
लेफ्ट फ्रंट ने लगभग 34 साल तक राज किया। इस दौरान सिर्फ 2 चीफ मिनिस्टर रहे, ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक रेयर एग्जाम्पल था, लेकिन टाइम के साथ एक नया प्रॉब्लम खड़ा हुआ। जो सिस्टम लोगों के लिए बना था, वो धीरे-धीरे पार्टी के कंट्रोल में आने लगा। इंस्टीट्यूशंस पार्टी सेंट्रिक हो गए, डिसएग्रीमेंट को अपोजिशन समझा जाने लगा। यहीं से लेफ्ट के डिक्लाइन की कहानी शुरू होती है। इसी बीच में एंट्री होती है ममता दीदी की। ममता बनर्जी का पॉलिटिकल राइज कभी एलीट पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं हुआ। 1970s में ममता कांग्रेस यूथ लीडर के रूप में पॉलिटिक्स में आई। यहीं से उन्होंने एक चीज सीखी, सड़क से संसद तक का सफर। उन्होंने ग्रास रूट से लोगों को कनेक्ट करना सीखा, रूरल और अर्बन बंगाल के इशू को समझा और पावर के सेंटर से ज्यादा लोगों के बीच रहना चूज किया। 1984 में उन्होंने सीपीएम के दिग्गज सोमनाथ चैटर्जी को हराया। ये सिर्फ एक इलेक्शन विक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक मैसेज था, लेफ्ट का किला अब हिलाया जा सकता है। इस जीत ने ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को और विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दी। 1998 में उन्होंने टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस बनाई। इसका रीजन सिंपल था, लेफ्ट फ्रंट का 34 साल का डोमिनेंस और कांग्रेस का ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट। ममता को लगा कि लोगों की लोकल प्रॉब्लम, जमीन, रोजगार, डिग्निटी, उन पर कोई सीरियसली बात नहीं कर रहा। टीएमसी की आइडियोलॉजी क्लियर थी, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन और डेवलपमेंट के साथ अकाउंटेबिलिटी। अब आते हैं उन मोमेंट्स पर जहां पर ममता की पॉलिटिक्स ने एक नया शेप लिया। 2006 से 2008 जब स्ट्रीट पॉलिटिक्स ने बंगाल का मूड बदल दिया। सिंगूर मूवमेंट। सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए जमीन अक्वायर करने की कोशिश हुई। प्रॉब्लम्स फैक्ट्री से ज्यादा प्रोसेस का था। फार्मर्स का कहना था कि उनकी जमीन बिना पूरी कंसेंट और प्रॉपर कॉम्पनसेशन के ली जा रही है। यही ममता बनर्जी ने एंट्री ली। उन्होंने फास्ट किया, रैलीज निकाली और सीधा सरकार को चैलेंज किया। ये कोई एयर कंडीशन अपोजिशन पॉलिटिक्स नहीं थी। ममता धरने पर बैठी, लोगों के साथ रही और उनकी भाषा भी वही थी जो वहां के आम किसान की होती है। सिंगूर ने ममता को एक पावरफुल इमेज बना दिया, पीपल्स लीडर जो सरकार के खिलाफ खड़ी हो सकती है। फिर होता है नंदीग्राम कॉन्फ्लिक्ट। नंदीग्राम में एसईजेड का प्रपोजल आया। गांव वालों में डर था कि सिंगूर जैसे यहाँ भी जमीन छीन ली जाएगी। प्रोटेस्ट शुरू हुए और फिर पुलिस फायरिंग हुई, सिविलियंस मारे गए और यहीं से लेफ्ट फ्रंट का मॉरल हाई ग्राउंड टूट गया। नंदीग्राम सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये रूरल बंगाल के लिए एक इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट था। लोगों को लगा कि जिस सरकार को उन्होंने सालों सपोर्ट किया, वही सरकार अब उनके खिलाफ खड़ी है। ममता बनर्जी ने यहाँ अपनी स्ट्रीट पॉलिटिक्स स्किल्स और लीडरशिप दोनों दिखाई। उन्होंने विक्टिम फैमिलीज के साथ खड़े होकर लेफ्ट फ्रंट के प्रो पीपल नैरेटिव को डायरेक्टली चैलेंज किया। वैसे भी ममता का प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नया नहीं था। इमरजेंसी के टाइम जेपी नारायण के मूवमेंट्स, भारत बंद और एंटी अथॉरिटेरियन प्रोटेस्ट में ममता सड़कों पर एक्टिव थी। इसलिए जब सिंगूर और नंदीग्राम हुआ तो उनके पास सिर्फ एंगर नहीं, एक्सपीरियंस भी था। कैसे मास मोबिलाइजेशन होती है, कैसे पब्लिक सेंटिमेंट को पॉलिटिकल फोर्स में बदला जाता है। इन सब प्रोटेस्ट के थ्रू ममता ने पब्लिक ट्रस्ट जीता और लेफ्ट फ्रंट के दशकों लंबे डोमिनेंस को सीधा चैलेंज किया। 2009 में नंदीग्राम सीट जीत ममता पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में फुल्ली एंटर हुई और फिर 2011 में टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी। लेफ्ट का 34 साल का रूल खत्म हुआ और ममता बनर्जी सीएम बनी। ममता के राइज से क्लियरली समझ में आया कि बंगाल की पॉलिटिक्स में स्ट्रीट पॉलिटिक्स और पब्लिक कनेक्ट अब सेंट्रल रोल में है। यहाँ सिर्फ आइडियोलॉजी या कैडर नहीं, लोगों का परसेप्शन, उनका गुस्सा और उम्मीद भी पॉलिटिक्स का फैसला करती है।